उम्मीद है कि दिल्ली वाले वोट दे के आगे बैठ गए होंगे और किसी को भी दिया होगा, उसको नहीं दिया होगा जिसने पूरा देश बर्बाद कर दिया। हजरत मोहतरम, ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा कदम अमेरिका ने उठा लिया है। ये तस्वीर ऐतिहासिक है, ये ईरान के लिए खौफनाक तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक ऐसे फैसले पर, यानी समझ लीजिए पाबंदियों पर साइन कर दिया है कि अब अगर कोई भी देश ईरान के टैंकरों को रिसीव करेगा, ईरान के टैंकरों को अपने यहाँ आने देगा या ईरान से तेल लेगा, तो उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, खुलासा ये हुआ है कि ये पाबंदी ईरान पर इसलिए लगाई गई है क्योंकि ईरान खूब मालामाल हो चुका है तेल बेच कर। तो ईरान का तेल एक्सपोर्ट ज़ीरो करने के लिए अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाया है। हालांकि ऐसे प्रतिबंध ईरान पर हमेशा से ट्रंप और अमेरिका की दूसरी सरकारें लगाती रही हैं, लेकिन अल्लाह ने हमेशा ईरान को ऊपर ही रखा है। अब देखिए, गाज़ा और फिलिस्तीन की डील की बातचीत तो डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू की चल ही रही है और मिडिल ईस्ट में दूसरे मुद्दों पर बातचीत चल रही है। अमेरिका में अभी भी नेतन्याहू मौजूद है। खबर अब यह है कि इन तमाम बातचीत के बाद स्पेशली नेतन्याहू ट्रंप से कहने वाले हैं कि आप हमें अलाउ कीजिए और आदेश दीजिए कि हम ईरान पर नए हमले शुरू कर सकें। हजरात, अब अमेरिका का जो नया विदेश मंत्री है उसने एक टॉक शो के दौरान बोला है कि हमें ईरान के ऊपर प्रेशर डालना होगा, ईरान को कमज़ोर करना होगा और ईरान को अल्टीमेटम देना होगा, क्योंकि ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे परमाणु हथियार मिल जाए। वहीं ईरान ने जब अपने न्यूक्लियर साइट्स को ख़तरे में देखा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़तरे में देखा, तो ईरान ने कहा कि हम पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत से अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ईरान ने बड़ी मोहब्बत से ये बात कही और उसी वक्त दूसरा मिलिट्री ड्रिल का फेज शुरू कर दिया। पूरे 1 महीने उसने जंग की मशक़ें की, जंग की तैयारियां की और इसके बाद जब ये तैयारी ख़त्म होने वाली थी तभी अमेरिका और इजराइल को दोबारा से जवाब देने के लिए डिफेंस के नए टेक्निक को दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ईरान ने अब जो नया सेशन शुरू किया है जंग की तैयारी का, उसमें ईरान ने 2 एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दिखाए हैं। एक का नाम जो डिफेंस सिस्टम है माजिद है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और दूसरा है जोशान। ये जोशान भी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और देखने में ये आयरन डोम जैसा है। उधर ईरान ने दूसरी तरफ जोरदार तमाचा अमेरिका के मुंह पे मारते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने अमेरिका से बातचीत करने के लिए अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, करना है तो करो वरना ना करो। अब जिस लिए अमेरिका और इजराइल ने जोलानी को सीरिया की सरकार की बागडोर दी, जोलानी ने अमेरिका और इजराइल से वफादारी करते हुए वो काम शुरू कर दिया। जोलानी ने अब ऐलान करके बताया है कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो सीरिया के इलाकों के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए ख़तरा बन रही है। आपको नेतन्याहू और अमेरिका की और सीरिया के इस जोलानी की सरकार में अब कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि तुर्की खुद इस जोलानी सरकार के साथ है। जोलानी कितना इम्पोर्टेंट है तुर्की के लिए, बस इस बात से समझ लीजिए कि तुर्की के राष्ट्रपति के जो प्राइवेट सरकारी चार्टर्ड विमान होता है, उस विमान को जोलानी को लेने के लिए और सीरिया के नए सरकार के, जोलानी सरकार के विदेश मंत्री को लेने के लिए, यानी सीरिया के नए विदेश मंत्री और जोलानी जो राष्ट्रपति है उसको लेने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति के जहाज को भेजा गया था। अब इसके बाद जब वीवीआईपी तरह से मेहमान जोलानी तुर्की आए तो स्वागत कुछ इस तरह से हुआ।
वहीं इजराइल के नए विदेश मंत्री ने कहा कि तुर्की का सीरिया और उस इलाके में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और तुर्की का मकसद ये है कि उस इलाके के ज़रिए पूरी दुनिया में इस्लाम का लीडर बने और इस्लामिक देशों का लीडर बने तुर्की। उधर सऊदी अरब ने जो वादा किया 24 घंटे से पहले पूरा कर दिया। सीरिया इस वक्त 61 स्पेशल एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम पहुंच चुकी है जो सीरिया के लोगों का इलाज करेगी और काम करेगी और इसका पूरा खर्चा सऊदी अरब खुद उठाएगा। उधर हसन नसरुल्लाह के जनाजे की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेबनान के अंदर अब जिस जगह नसरुल्लाह को दफनाया जाएगा उस जगह पर खुदाई नजर आ रही है, बॉर्डर बनाए जा रहे हैं और तैयारी जोरों से चल रही है। दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, अभी भी इजराइल लेबनान में मौजूद है और लगातार लेबनान के मकानों में बम लगाकर उड़ा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीरों में दिखा रहा हूं कि लेबनान के गांव और शहरों के अंदर तक इजराइल की मिलिट्री अभी भी मौजूद है। अब जब लेबनान की एक फैमिली अपने घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक, मरकावा टैंक, रास्ते में ही लेबनान के ही एक गांव में सड़क पर खड़ा हुआ नजर आया। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल ने अपना एक चेक पॉइंट बनाया हुआ था, तो फिलिस्तीनी लड़ाकों ने उस इजरायली चेक पॉइंट पर हमला किया और एक इजराइल का सैनिक वासिले जहन्नम हुआ, जिसके बाद जो वो फिलिस्तीनी हमलावर लड़ाकू था उसको पलट कर गोली मार दी गई और कत्ल कर दिया गया। वहीं 71% इजरायली नहीं चाहते कि फिलिस्तीन स्टेट बनाया जाए, साथ ही 68% सपोर्ट में है इस चीज के कि वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। वहीं मेरे दोस्तों दूसरा स्टेज शुरू होने की संभावना है, यानी पहली डील हो चुकी है, यानी इजराइल और हमास के बीच डील का पहला स्टेप पूरा हो चुका है। अब दूसरा फेज शुरू होने वाला है और दूसरा फेज शुरू होने से पहले इजराइल के कब्जा करने वाले जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर आपने ये दूसरा फेज शुरू किया तो हमने जो आपकी सरकार को समर्थन दिया हुआ है हम वापस ले लेंगे और आपकी सरकार को गिरा देंगे। इजराइल की राइट विंग की पार्टी के लीडर ने कहा कि नेतन्याहू को और हमको डोनाल्ड ट्रंप की वो बात तुरंत माननी चाहिए जिसमें ट्रंप ये चाह रहे हैं कि गाजा के लोगों को निकालकर इजिप्ट के सिनाई में बसा दिया जाए। ये ज़बरदस्ती उनको निकालना नहीं हुआ, यही सही है, क्योंकि ये फिलिस्तीन के नहीं हैं, ये फिलिस्तीनी सब के सब इजिप्ट के ही हैं। हज़रात वेस्ट बैंक की ये तस्वीर ऐसी है और अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि गाज़ा और वेस्ट बैंक की तस्वीरों में फ़र्क नहीं है। इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में एक मकान को तोड़ दिया बम लगाकर। दोस्तों मकान तोड़ तो दिया लेकिन मकान के अंदर एक महिला, 3 बच्चे और कुछ लोग भी जिंदा फंसे हुए हैं। ये तस्वीर वेस्ट बैंक की है। 24 घंटे वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को इजराइल की सेना गिरफ्तार करके ले जा रही है। वेस्ट बैंक में हमले मैक्सिमम लेवल के हो चुके हैं। अब जो तस्वीर आपको ये देखिए दिखा रहा हूं, ये देखिए वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों पर बमबारी हवा से भी की गई और ज़मीन से भी जो ज़मीनी इजरायली सेना है उसने बम लगाकर, बारूद लगाकर फिलिस्तीनियों के मकानों को तबाह करके उड़ा दिया है। इजराइल की फौज कितनी ताकतवर है इस तस्वीर से समझिए। वेस्ट बैंक में सबको गिरफ्तार तो कर रहा है इजराइल, बुजुर्गों को भी, जिनको चलने का दम नहीं है उन फिलिस्तीनी बुजुर्गों को भी इजराइल की सेना गिरफ्तार कर रही है। 15 ऐसे फिलिस्तीनियों को तुर्की ने रिसीव किया जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल ने गाजा और फिलिस्तीन दोनों जगह से निकाल दिया। तो तुर्की एक तरह से इजराइल की ही मदद कर रहा है कि आप जिनको निकालेंगे हम उनको रख लेंगे। पलट का जवाब ये नहीं दे रहा है कि तुम फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकाल क्यों रहे हो भाई। इजरायली टीवी चैनल पर बैठी हुई जो महिला है ये इजरायली एक स्नाइपर फौजी की मां है जिसका स्नाइपर बेटा कुत्ते की मौत गज्जा में मारा गया। अब ये टीवी पर भौंक रही है कि तमाम गाजा के अंदर जो बच्चे हैं, फिलिस्तीन में जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हैं चाहे वो बुजुर्ग, कोई भी हो, एक एक करके सबको मार देना चाहिए।
तो सवाल यह है कि अगर एक माँ, इजरायली एक माँ का बेटा मारा जाए तो वो एक पूरे देश को खत्म करने की बात कर रही है। और जिसने और जिन लोगों ने और जिस सरकार ने पूरे के पूरे एक मुल्क को बर्बाद करके हजारों माओं की गोद को उजाड़ दिया, फिर उनको इनके साथ क्या करना चाहिए। वेस्ट बैंक में बड़ा खतरा है। लगातार ये तस्वीर सामने आ रही है तबाही की। वेस्ट बैंक के आसमान पर इजराइल के अटैक हेलीकॉप्टर लगातार घूम रहे हैं। वहीं गाजा और इजराइल की, जब हमास और इजराइल की डील हो रही थी और एक्सचेंज कैदी किए जा रहे थे, तो बर्तानिया का जासूसी जहाज गाजा के आसमान में घूम रहा था। वहीं रशिया के अंदर हमास और रूस की डेलीगेशन ने मुलाकात की है। दोनों टीम के बीच काफी केमिस्ट्री नजर आई। रूस ने बहुत ज्यादा इज्जत से हमास को नवाजा, लेकिन दोनों के बीच खिचड़ी क्या पक रही है अभी क्लियर नहीं हुआ है। जापान भी मदद के लिए आ गया और जापान ने ऐलान किया कि जो घायल फिलिस्तीनी हैं उनके इलाज के लिए हम उन बच्चों को, घायलों को अपने मुल्क लेकर आएंगे। इजराइल के 80% लोग डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान को सपोर्ट करते हैं जिस प्लान के मुताबिक गाजा के लोगों को गाजा से निकाल कर किसी दूसरे देश भेजा जाएगा। अब अमेरिका के एनएसए ने खुद कह दिया है कि अभी हम अपने पार्टनर के साथ मिलकर, आस पड़ोस के देशों के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं और ऐसे देश की तलाश कर रहे हैं जिस देश में इन गाजा के लोगों को भेजा जाएगा। ये बात एनएसए ने कही। और दूसरी ही खबर यह आती है, उसी अमेरिकी एनएसए से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मुलाकात की है। अब मेरे दोस्तों, ये जो एलन मस्क है वो मुसलमानों के, इंसानियत के खिलाफ है, ये क्लियर याद रखना। ये अब पॉलिटिक्स में घुसकर पॉलिटिशियंस की जेब में रह रहा है और दूसरे पॉलिटिशियंस को जेब में रख रहा है। ये देखिए, एलन मस्क इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ और दूसरी तरफ नेतन्याहू का बेटा एलन मस्क के साथ। ये देखिए, नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू ने ही ट्वीट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन की आवाज़ कैसे दबा दी जाती है। जब आप एक्स पर इजराइल के खिलाफ बोलते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है। मेरे दोस्तों, बिजी होंगे आज आप लोग। उम्मीद है कि वोट दे दिया होगा आपने। नहीं किया है वोटिंग तो जाइए, वोट दीजिए, जिस मर्जी को दीजिए, लेकिन उसको मत दीजिए जिसकी वजह से रुपया का बेड़ा गर्क हो गया। आप उसको वोट बिल्कुल मत दीजिएगा जो कुंभ की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और कुंभ में हिंदुओं को बुलवाकर हिंदुओं को मरवा दिया। और हाल ऐसा उनका कर दिया कि अब वो बेचारे हिंदू हाथ जोड़ रहे हैं कि कम से कम हमारे जो मारे गए हैं उनकी लाश हमें दे दो, और अगर लाश नहीं दे रहे हो तो कम से कम उनका जो नाम है मरने वालों की लिस्ट में शामिल कर दो। हजरात, सोच समझ कर वोट दीजिए, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ऑप्शन में ही मत रखिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।